हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नीलेश एजुकेशन। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 11 आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 में है, बड़ी डीसी मशीनों का योग किससे बना होता है? बड़ी डीसी मशीनों का योग किससे बना होता है? यानी बड़ी डीसी मशीनों का योग यानी भारी बॉडी वाले मशीन किस धातु की बनी होती है? तो ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील के, कास्ट आयरन के, माइल्ड स्टील के, रॉट आयरन के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कास्ट आयरन के। तो कास्ट आयरन क्या है? तो कास्ट आयरन अर्थात ढलुआ लोहा आमतौर पर धूसर रंग के लोहे को कहा जाता है। प्रश्न 2 है, दिक् परिवर्तक का काम होता है। दिक् परिवर्तक का काम होता है। तो दिक् परिवर्तक क्या है? वह युक्ति जो परिपथ में धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, यानी उत्क्रमित से तात्पर्य उल्टा करने की क्रिया से होता है। जब किसी परिवर्तन को उल्टा कर दिया जाए यानी उत्क्रमित कर दिया जाए तो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ को पिघलाकर प्राप्त हुए पानी से वापस बर्फ को जमा दिया जा सकता है। कागज को मोड़कर वापस उसको उसी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। पानी से भाप बनाकर वापस दोबारा भाप से पानी बन सकता है। इस तरह यह सारे परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन है आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करना, धारा को बाहरी परिपथ में भेजना, आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करके दिष्ट धारा में बदलना, कुंडलन के सिरे जोड़ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करके दिष्ट धारा में बदलना। आर्मेचर यानी जनरेटर या मोटर चालकों से धारा एकत्रित करके दिष्ट धारा यानी डीसी में बदलना। प्रश्न 3 में है, ब्रुश तांबे की अपेक्षा कार्बन की अधिक बनाई जाती है। क्योंकि तांबे की अपेक्षा ब्रुश तांबे की अपेक्षा कार्बन की अधिक बनाई जाती है। क्योंकि तांबे की अपेक्षा, तो ऑप्शन है कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है, कार्बन का प्रतिरोध कम होता है, कार्बन सस्ता होता है, घिसता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है। कार्बन का प्रतिरोध शुरू में अधिक होता है। तो कार्बन एक अर्धचालक पदार्थ है, तो जितना ये घिसने के साथ गर्म होता जाएगा उतना ही इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो इसी वजह से कार्बन का ब्रुश प्रयोग में लिया जाता है। अगर यहाँ पर तांबे का होता तो ये गर्म होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता। इसी वजह से तांबे की जगह कार्बन का ब्रुश उपयोग में लेते हैं। प्रश्न 4 में है, अधिकतम दक्षता के लिए होना चाहिए। अधिकतम दक्षता के लिए होना चाहिए यानी जो डीसी जनरेटर है उससे यदि हमें अधिकतम दक्षता चाहिए, यानी दक्षता का अर्थ है किसी काम को अच्छी तरह से और बिना बर्बादी के करने की क्षमता को दक्षता कहते हैं। तो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है आर्मेचर ताम्र हानियाँ चुंबकीय हानियों के बराबर होना चाहिए, आर्मेचर ताम्र हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर होना चाहिए, आर्मेचर ताम्र हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर होना चाहिए, आर्मेचर ताम्र हानियाँ भंवर धारा हानियों के बराबर होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्मेचर ताम्र हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर होना चाहिए। आर्मेचर यानी कि जनरेटर या मोटर, तो आर्मेचर ताम्र हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर होना चाहिए। प्रश्न 5 में है, लैप कुंडलन में समानांतर मार्ग होते हैं। लैप कुंडलन में समानांतर परिपथ होते हैं। तो लैप कुंडलन क्या है? आर्मेचर कुंडली मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लैप कुंडली और तरंग कुंडली। लैप कुंडली वह कुंडली होती है जिसमें क्रमागत कुंडल एक दूसरे को आच्छादित यानी ढांका करते हैं। इसका नाम लैप कुंडली इसलिए है क्योंकि यह इसके क्रमागत कुंडलों के साथ दोगुना होता है या वापस मुड़ता है। तो ऑप्शन है 4, 2 ध्रुवों की संख्या के समान 6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवों की संख्या के समान होता है। लैप कुंडलन में समानांतर मार्ग जो होते हैं ध्रुवों की संख्या के समान होते हैं। प्रश्न 6 में है,
फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यह ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन है पैदा विभवांतर बल की दिशा मापने के लिए, मोटर में धारा की दिशा को मापने के लिए, जनित्र के घूमने की दिशा को मापने के लिए, फ्लक्स की दिशा को मापने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैदा विभवांतर बल की दिशा को मापने के लिए। यानी जो विद्युत जनित्र होता है, यानी जो जनरेटर होता है, उसमें जो पैदा होता है विद्युत वाहक बल, उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हमेशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम में लिया जाता है। प्रश्न 7 में है, जनित्र को चलाने वाले यांत्रिक ऊर्जा स्रोत को प्रायः जाना जाता है। जनित्र को चलाने वाले यांत्रिक ऊर्जा स्रोत को प्रायः जाना जाता है। यानी जो जनरेटर को चलाने वाले यांत्रिक ऊर्जा स्रोत होते हैं को प्रायः माना जाता है। तो ऑप्शन है कपलर, प्राइम मूवर, ड्राइवर, ट्रेलर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर एक इंजन होता है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को उपयोगी कार्य में परिवर्तित करता है। प्रश्न 8 में है, जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण है? जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण है? यानी जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होता है। तो इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन है उत्पादन, प्रेरण, प्रति स्तंभ, चालकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरण। तो प्रेरण क्या है? यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न 9 है, स्प्लिट रिंग में जो पदार्थ उपयोग में लाया जाता है वह होता है। स्प्लिट रिंग में जो पदार्थ उपयोग में लाया जाता है वह होता है। तो स्प्लिट रिंग क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग, जिसे कम्यूटेटर भी कहा जाता है, कुंडली के हर आधे चक्कर के बाद कुंडली से बहने वाली धारा की दिशा को उलट देता है। इसके कारण कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, सोना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। प्रश्न 10 में है, यदि घूमते हुए आर्मेचर चालकों से स्प्लिट रिंग जुड़ता है तो आउटपुट होगी। यदि घूमते हुए आर्मेचर चालकों से स्प्लिट रिंग जुड़ता है तो आउटपुट होगी। यानी यदि घूमते हुए आर्मेचर यानी जनरेटर चालकों से स्प्लिट रिंग जुड़ता है तो आउटपुट होगी। यानी कौन सी धारा निकलेगी? तो रिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्प्लिट रिंग और दूसरा होता है स्लिप रिंग। तो ऑप्शन है दोलन धारा, कम अधिक होने वाली धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिष्ट धारा, यानी कि डीसी धारा। और यदि घूमते हुए जनरेटर चालकों से स्लिप रिंग जुड़ता है तो कौन सी धारा निकलेगी? तो निकलेगी प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी धारा।